Hello everyone, welcome to my channel. Today we'll discuss chapter number 8 that is cell structure and function. जैसे कि हमें चैप्टर का नाम ही बताता है कि आज हम सेल के बारे में पढ़ेंगे. सेल में भी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. So this chapter has been taken from grade 8 NCERT science book. So I follow NCERT book because NCERT is very important. Either you are preparing for any government job exam, either you are preparing for your class or school exam, right? So let's get started. That is cell structure and function. So you have already learned that things around us are either living or non-living. So we have seen all of the things that are surrounding us, either they can be classified as living or non-living. तो हम लिविंग और नॉन लिविंग को कैसे क्लासीफाई करते हैं. जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें कुछ सर्टन करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स में आपको डाइजेशन मिलेगा, लिविंग थिंग में आपको रेस्पिरेशन मिलेगा, लिविंग थिंग्स में आपको सर्कुलेशन मिलेगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड मिलेगा. यू विल फाइंड कि लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो एक्सक्रीशन अंडरगो करती हैं, दे रिप्रोड्यूस, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा करेक्टरिस्टिक नहीं होता. मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ये होता है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है. यू मीन दैट डेफिनेट लाइफ स्पैन मीन्स जिसका बर्थ हुआ है दे हैव टू अंडरगो द डेथ ऑल्सो. बट नॉन लिविंग थिंग्स आपने देखा होगा कई हज़ार कई लाखों साल पहले जो चीज़ें थी धरती पे वो आज भी हैं. सो जबकि अगर हम बात करें लिविंग थिंग्स की, सो दे वंस दे वर बॉर्न दे हैव टू बी गो फ्रॉम दिस अर्थ मीन्स दे हैव टू एक्सपीरियंस द डेथ. तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जिसके बेसिस के ऊपर जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं, ईदर दीज आर द लिविंग थिंग्स और द नॉन लिविंग थिंग्स. सो डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड. तो हम ये जानते हैं कि देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट काइंड ऑफ द फंक्शंस दैट आर डन बाय द बॉडी. जैसे डाइजेशन के लिए सबसे पहले माउथ का रोल आता है, देन यू कम अक्रॉस द ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद जो है स्टमक आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम और उसके बाद एनस आता है. इसी तरीके हर जो ऑर्गन सिस्टम होता है उसमें अलग अलग टाइप के ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट. सो इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्गन. तो हम आज ये जानेंगे कि हर एक जो ऑर्गन होता है उसका स्ट्रक्चर यूनिट क्या होता है, विच इज़ दिस सेल. तो हर एक स्ट्रक्चर यूनिट क्या होता है किसी भी ऑर्गन का, दैट इज़ दिस सेल. सो सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक्स. तो सेल को हम जो है ब्रिक्स के साथ जो है कंपेयर कर सकते हैं. ब्रिक्स के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आप देखते हो कि कोई भी घर है या मकान है किससे बना होता है, ब्रिक्स से बना होता है. इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो भी किससे बनी हुई है, सेल से. तो दैट्स वाई वी कैन कंपेयर द सेल्स विद द ब्रिक्स. सो सेल क्या है, एक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्गन. तो ब्रिक्स क्या है, स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ होम. तो घर किससे बना है, ब्रिक से. हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से, राइट. नाउ ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग. तो जो है ब्रिक्स को असेंबल किया जाता है टू मेक अ बिल्डिंग. सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सो जैसे आपको कई बार जो है एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आता है, लाइक सो दे कैन राइट लाइक ब्रिक्स से हमें क्या बना, दैट इज़ दे आर सेइंग हियर बिल्डिंग. ठीक है, तो ब्रिक्स बिल्डिंग की बनी हुई. तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेल्स किसको बनाता है, दैट मेक्स अप द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट. तो जिस तरीके से ब्रिक बिल्डिंग बनाती हैं उसी तरीके सेल जो हैं हमारी बॉडी को बनाते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना ये समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स गो फर्दर डिस्कवरी ऑफ द सेल. तो सबसे पहले जो डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई, रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. तो कॉर्क जो होता है, आपने बहुत बार देखा होगा जो बॉटल्स होती हैं उनका जिनके कवर नहीं होते ना, तो एक ये कॉर्क होता है. कॉर्क कहाँ से ऑब्टेन होता है, फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री. सो बार्क ऑफ द ट्री से ऑब्टेन होता है. जैसे ये बॉटल का नेक है ना, तो इसके बीच में इसको इंसर्ट कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्क. तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, यहाँ पे आपको ईयर भी याद करना बेटा कि कौन से ईयर में जो है रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था, दैट वाज इन 1665. तो किसके अंडर देखा था, सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. सो उनके पास ज़्यादा हाई फाई माइक्रोस्कोप तो नहीं थी. ही जस्ट सॉ दीज स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर द सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस. कॉर्क इज़ ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉर्क किससे बना होता है, विच पार्ट ऑफ द plant, is it the leaf, stem, root, fruit? So it is the bark of the tree.
ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देन अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो उसने क्या किया, जो कॉर्क था ना उसके पतले पतले स्लाइसेस किए और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। व्हाट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन मैग्नीफाई द थिंग्स, राइट। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दैट वी कांट सी विद द हेल्प ऑफ नेकेड आई, वी यूज अ माइक्रोस्कोप, राइट। ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द कॉर्क स्लाइसेस। तो उसने क्या देखा, जैसे मैं आपको लेट मी मैग्नीफाई दिस, तो उसने देखा कि जो कॉर्क के सेल थे वो इस तरीके से, यू कैन रिलेट टू दिस डायग्राम। इस तरीके से उसने देखा कि हर जो सेल था, जो बार्क बना हुआ था, उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे। सो यू कैन सी हेयर सो हेयर यू कैन सी दिस लाइन, यू कैन सी क्लियरली कि किस तरीके से ये जो है छोटे छोटे जो है उसके अंदर, सेल के अंदर जो है कंपार्टमेंट बने थे हुए थे। सो ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन दी कॉर्क स्लाइड। तो उन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे जो हैं जो कंपार्टमेंट बने हुए हैं, दीज बॉक्सेस अपीयर लाइक अ हनी कूम। हनी कूम जो होती है शहद की मक्खी का छत्ता होता है ना, कभी आपने देखा होगा, तो वो इस तरीके से होता है। इस तरीके से जो हेक्सागोनल उसके अंदर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनको लगा कि ये जो बॉक्सेस हैं ये शहद के छत्ते जैसे लगते हैं। He also noticed that one box was separate from the other by a wall or partition. एक सेल जो था दूसरे सेल से सेपरेट था। कैसे? उनके अंदर पार्टीशन थी। जैसे अब ये कह सकते हैं ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है, बट दे आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस वॉल, राइट। Now, who coined the term cell? So this is also very important term. Like question, who coined the term cell? It was coined by the Hooke, right? तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो जितने भी कंपार्टमेंट है ना, हर कंपार्टमेंट को उन्होंने एक टर्म दे दी, क्या? सेल, राइट। What Hooke observed as boxes or cells in the cork were actually dead cells. जो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर उनको दिख रहा था, जो उनको इस तरीके के कंपार्टमेंट दिख रहे थे, वो क्या थे? बेसिकली दे वर द डेड सेल, दे वर नॉट द लिविंग सेल्स। वो क्या थे? एक डेड सेल थे। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स थे, जो वो उनको बहुत देर बाद देखे, दैट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। तो लेकिन ये जो अभी जो बात हो रही थी डिस्कवरी ऑफ सेल की, इट वाज अंडर दी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप मीन्स पुरानी माइक्रोस्कोप। इट वाज नॉट दैट गुड वन एंड हाई फाई, राइट। Now, very little was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observation. Robert Hooke ने ऑब्जर्व तो कर लिया कि ऐसी कोई सेल नाम की चीज़ होती है या सेल जैसी चीज़ होती है, लेकिन इसके बारे में 150 साल तक भी जो है किसी को कुछ ज़्यादा खास नॉलेज नहीं थी। Today we know a lot about cell structure and function because of improved microscope having high magnification. तो उस टाइम पे क्यों नहीं ज़्यादा जानकारी हो पाई? क्योंकि उस टाइम जो माइक्रोस्कोप थी वो पुरानी थी या प्रिमिटिव थी। जैसे जैसे और न्यू इन्वेंशन होती गई, इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आती गई, हाई मैग्नीफिकेशन आ गई, तो आगे जो है सेल की जो है और जो है उन्होंने सेल के अंदर जाना शुरू किया और सेल को जो है जांचना परचना शुरू किया। नाउ both bricks in a building and cell in the living structure are basic structural unit, राइट। अभी तक हम ये जान रहे थे कि जो सेल ब्रिक्स बिल्डिंग में और सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हैं। द बिल्डिंग दो बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैविंग डिफरेंट डिज़ाइन, शेप एंड साइजेस। तो ब्रिक के जो है हो सकता है एक जैसी ब्रिक हो सकता है उनके ऊपर डिफरेंट डिज़ाइन हो, उनकी शेप अलग हो, उनके साइजेस भी अलग हो। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। आपकी बॉडी सेल से बनी है, मेरी बॉडी सेल से बनी है, जानवरों की बॉडी सेल से बनी है। Cells in the living organism are complex living structure unlike non-living bricks. तो non-living brick क्या है? brick क्या है? हमारे पास एक ऐसे ईंट है, लेकिन जो सेल है एक complex structure है। It is not that simple जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि सेल, लेकिन सेल जो है एक complex structure होता है। Now, a hen's egg can be seen easily. Is it a cell or a group of cell? तो आप जो है एक मुर्गी के अंडे को देख सकते हो, तो वो क्या है? वो भी एक सेल है। It is not a group of cell. जो सेल जो मुर्गी का अंडा है that is a cell, not a group of cells, right? वो एक ऐसा सेल जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सो द ब्रिक वॉल जो है एक ब्रिक से बनी हुई है। इसी तरीके से जो प्याज है उसके छिलके को जब हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो हमें भी ऐसे लगा जैसे एक सिमिलर स्ट्रक्चर ही बना हुआ, जैसे ये ब्रिक है उसी तरीके से ये स्ट्रक्चर भी जो है इंसानों के अंदर पाया गया, या प्लांट्स के अंदर या लिविंग थिंग्स के अंदर पाया गया। सो वी कैन सी हियर ब्रिक इज मेड अप
इज बिल्डिंग अप द होल वॉल। द सेम इज थिंग कि ये जो सेल है डिफरेंट जो डिफरेंट तरीके से कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पे अनियन बना रहे हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, यहाँ पे सेल है। नाउ लेट्स सी, द एग ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इट इज़ बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। तो जो एग ऑफ हैन है वो एक सिंगल सेल है, इट इज़ नॉट अ डबल सेल या डिप्लॉयड सेल, राइट। तो एग ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। सो दिस इज अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सिंगल सेल और डबल सेल। तो एग ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। मीन्स उसको माइक्रोस्कोप के नीचे की देखने की ज़रूरत नहीं है, इट कैन बी सीन विदाउट द एड ऑफ माइक्रोस्कोप। Now let's go for the next subtopic, that is organisms show variety in cell number, shape and size. तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो सेल का नंबर डिफरेंट हो सकता है। सो जो सेल दे डिफर इन दी नंबर जो होता है, एक सेल का भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, और बहुत सारे सेल्स भी हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। तो नंबर की क्लियर हो गई, सेल ऑर्गेनिज्म शो राइट इन सेल नंबर। अगर एक सेल है तो हम उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर बॉडी, अगर बहुत ज़्यादा है तो हम उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर बॉडी। इज इट क्लियर? नाउ शेप, तो जो सेल्स हैं उनकी डिफरेंट शेप भी हो सकती है और उनका साइज भी डिफरेंट हो सकता है। नाउ हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। तो साइंटिस्ट ऑब्जर्व कैसे करते हैं और कैसे स्टडी करते हैं लिविंग सेल्स को? दे यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। तो वो क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज दे मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट। इतने छोटे होते हैं तो हम उनको बड़ा देखना चाहते हैं, इसलिए उनको मैग्नीफाई किया जाता है। एंड वी यूज़ द वी कैन से जो माइक्रोस्कोप का ग्लास होता है उसके थ्रू हम उसको देखते हैं। स्टेन्स स्पेशली डाइज जो होती हैं यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। तो हर सेल स्ट्रक्चर के लिए एक डिफरेंट डाई होती है, एज यू विल मूव फर्दर यू विल कम टू नो। तो उसको जो है कलर किया जाता है ताकि जो है हम उसको अच्छे से पढ़ सकें। And there are millions of living organisms, they are of different shape and sizes. तो आप देखते हो एक तरफ आपके पास क्या है, एक चींटी है और एक तरफ आपके पास क्या है, एलिफेंट है। दोनों ही किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, बट बोथ आर हैविंग, एक चींटी कितने छोटे साइज़ की होती है और एलिफेंट कितने बड़े साइज़ का होता है। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल। उसी तरीके से जैसे बॉडी डिफरेंट शेप एंड साइजेस की है तो जिसके ऑर्गन्स हैं वो भी वेरी करते हैं शेप में, साइज में एंड नंबर ऑफ सेल। नाउ लेट अस डिस्कस सम अबाउट सम ऑफ देम, जैसे नंबर ऑफ सेल्स। सो पहले हम सबसे पहले किसको डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेल नंबर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और इन ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। तो क्या आप एक ट्री के या हाथी के जो है नंबर ऑफ सेल काउंट कर सकते हो? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। भाई हम नहीं काउंट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इनका नंबर कितने में रन कर रहा है? बिलियंस एंड ट्रिलियन में। वी कांट काउंट दोज। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइजेस। ह्यूमन बॉडी में भी जो है बहुत प्रकार के सेल होते हैं जिनकी शेप अलग हो सकती है, जिनका साइज अलग हो सकता है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। जैसे डाइजेशन वाले सेल्स हैं वो डाइजेशन में लगे हुए हैं, रेस्पिरेशन वाले सेल हैं वो रेस्पिरेशन में लगे हुए हैं, एक्सक्रीटरी सेल्स हैं वो एक्सक्रीशन में लगे हुए हैं। नाउ सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो है फिलअप में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, MCQ में कि अ बिलियन इज़ 1,000 मिलियन, अ ट्रिलियन इज़ 1,000 बिलियन। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ बिलियन इज़ 1,000 मिलियन एंड ट्रिलियन इज़ 1,000 बिलियन। नाउ अब आते हैं, ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल और कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। तो एक जो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बना होता है हम उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर किसी बॉडी सेल ऑर्गेनिज्म में जो है सेल्स हैं कम हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी फंक्शनिंग जो है प्रभावित हो जाएगी। बॉडी वैसे ही काम करेगी जैसे एक बड़े ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो काम करती है। You will be surprised to know that an organism with billion of cell begin life as a single cell। चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो सिंगल सेल है हम कह सकते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर है, चाहे वो मल्टी सेलुलर है, सब की जो ज़िंदगी है एक सेल से ही शुरू होती है, विच इज़ ए फर्टिलाइज्ड एग। तो जैसे मेल है, मेल का जो है स्पर्म है और जो फीमेल का एग है वो जब फ्यूज़ करते हैं दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो हम ये कहते हैं
कि जो भी एक लाइफ है, ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। तो जब भी एग फर्टिलाइज हो जाएगा तभी जो है एक जो है नेक्स्ट जो जनरेशन बनती है, नेक्स्ट जो है एक ऑफस्प्रिंग बनता है। द फर्टिलाइज्ड एग मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होती है तो उसी तरीके से जो है नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाते हैं। नाउ लुक एट फिगर 8.3a एंड b, बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो अभी हमने बात की थी मल्टी सेलुलर की, जो कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं हम उनको बोलते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और यूनी का मतलब वन, सेलुलर मीन्स एक सेल से बना हुआ। जैसे आप देख सकते हो ये अमीबा पिक्चर है और ये पैरामीशियम की पिक्चर है, दोनों एक ही सेल से बने होते हैं। A single cell organism perform all the necessary functions that multicellular perform। ऐसा नहीं होता है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें कोई फंक्शन ही नहीं होता है, उसमें वो सारे फंक्शन होते हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। तो हम ये इसीलिए जो हमारी ये टर्म है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल तो आपको समझ में आ गया कि हर जो है बॉडी जो है हमारी जो एक सेल से बनी हुई है, उसी तरीके से हम उसको फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। क्योंकि फंक्शनल यूनिट ऐसे क्योंकि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वही वो फंक्शन भी वही परफॉर्म कर रहा है चाहे आपका एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो सेल क्या हुआ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, राइट। Now, a single cell organism like amoeba. So here also this is very important question. You can be asked like name few unicellular organisms. So you can write here amoeba and paramecium, right? Now, a single cell organism like amoeba captures and digests food. ऐसा तो नहीं है कि अब अमीबा के एक ही सेल है तो वो खाना नहीं खा पाएगा, उसमें रेस्पिरेशन नहीं हो पाएगी, उसमें एक्सक्रीशन नहीं होगी, उसमें ग्रोथ नहीं होगी, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगी। नहीं, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसमें सारे वो फंक्शन होंगे जैसे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड। वो खाना भी खाता है, अपना खाना डाइजेस्ट भी करता है, उसके लिए जो उसके पास फूड वैक्यूल होती है। सो एज यू विल मूव ऑन यू विल कम टू नो, वो उसमें रेस्पिरेशन भी होती है, एक्सक्रीशन भी होती है, ग्रोथ भी होती है और रिप्रोडक्शन भी होती है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरी आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन। तो हम देखते हैं कि जैसा एक ऑर्गन होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसमें जो क्या होते हैं ऑर्गन सिस्टम होते हैं। हर ऑर्गन सिस्टम के अलग अलग जो है सेल्स के जो हैं अलग अलग सेल से बने होते हैं। जैसे डिजेस्टिव सिस्टम वाले सेल है उनका फंक्शन और जो है अलग है, रेस्पिरेशन वाले का अलग है, एक्सक्रीशन वाले का अलग है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ऑर्गेनिज्म में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं एंड दैट आर फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यूज इन टर्म ऑफ ऑर्गन। लेकिन जो हम इसको बोल सकते हैं कि उसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो है सब सेल्स जो होते हैं एक ही तरह के नहीं होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं, वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारी एक फैमिली होती है, फैमिली में हर घर का जो मेंबर है अलग अलग काम करता है फॉर द हैप्पी एनवायरनमेंट ऑफ द होम। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है उसमें भी जो है डिवीजन ऑफ लेबर होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल दे परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। लेकिन जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एक ही सेल होता है, उसके ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही सारा काम करता है, चाहे वो रेस्पिरेशन का हो, चाहे डाइजेशन का हो, चाहे कोई भी हो, चाहे एक्सक्रीशन का हो। आई होप यू गॉट दिस राइट। Now, a teacher may show a permanent slide of amoeba and paramecium under a microscope. Alternately, the teacher can collect pond water and show these organisms by preparing these slides. तो ये अमीबा और पैरामीशियम है आपको पॉन्ड वाटर में मिलेंगे, सो यू कैन सी एंड योर टीचर में ऑल्सो शो यू अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप में भी बच्चे ये ऐसे ही दिखेंगे जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रहे हैं अमीबा एंड पैरामीशियम। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, जो अमीबा होती है उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, इट हैज़ सीडोपोडिया, ये शेपलेस ऑर्गेनिज्म है। जबकि पैरामीशियम इट इज़ अ स्लिपर शेप, जैसे जूती होती है ना ऐसे दिख रहा है ना, इट्स अ स्लिपर शेप एंड इट हैज़ लॉट ऑफ सीलिया, राइट। So this is how you can differentiate between amoeba and paramecium. अब हम बात करते हैं shape of cells. Now refer to figure 8.3a. तो आप ये जो है which one is the figure 8.3a. Yes, this one is the figure. You can see amoeba and paramecium. देखो चाहे ये सिंगल सेल का बना है, दोनों की शेप अलग अलग है। Now what they want to say is how do you define the shape of amoeba in the figure?
यू मे से दैट शेप अपीयर्स इरेगुलर, तो आप देख सकते हो कि अमीबा की शेप कैसी है, इरेगुलर है। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। सच बात यह है कि अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती जैसे कि और ऑर्गेनिज्म की होती हैं। आपने देखा कि पैरामीशियम की एक पर्टिकुलर शेप है कि वो स्लिपर शेप है, जबकि अमीबा की तो कोई पर्टिकुलर शेप है ही नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, अमीबा अपनी शेप हर दिन हर टाइम चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। सूडो का मतलब क्या होता है, झूठे, पोडिया का मीन्स पैर। सो दीज आर द प्रोजेक्शंस दैट आर कमिंग आउट, दीज आर कॉल्ड एज द सीडोपोडिया। इसके झूठे पैर होते हैं, एक टाइम इसकी शेप ऐसे ही है तो हो सकता है इसकी नेक्स्ट शेप ऐसे हो जाए। सो इट हैज़ नॉट पर्टिकुलर शेप। नाउ दिस प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड। तो ये जो प्रोजेक्शन होती हैं कभी अपीयर होती हैं कभी डिसअपीयर होती हैं, क्यों, जैसे अमीबा मूव करता है या जो है अमीबा जो है फीड करता है, कोई चीज़ खाता है। व्हाट एडवांटेजेस डज अमीबा डिराइव बाय चेंजिंग शेप। तो अमीबा की शेप चेंज करने का फ़ायदा ये है कि ये कहीं भी किसी भी जगह में जो है ऐसे फिट हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे सेल नहीं होते हैं, जिसको जहाँ पे भी फूड मिलता है अपना जो है ये सीडोपोडिया निकालता है और फूड को एनगल्फ कर लेता है। सो इट जो इसकी एडवांटेज जो ये है कि इट कैन चेंज इट्स शेप लाइक सो मैनी टाइम, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है इसका जो चेंज इन शेप होता है, द चेंज इन शेप इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया विच फैसिलिटेट मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड। तो ये जो सीडोपोडिया हैं इसको इसकी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। पोडिया मीन्स फीड, सो इट इज़ हेल्पिंग देम इन द मूवमेंट ऑल्सो एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। जैसे उसने अमीबा ने फूड देखा तो क्या करेगा, अमीबा अपने जो है सीडोपोडिया जो है बाहर निकाल लेगा और इस फूड को अपने अंदर ले लेगा। A white blood cell in human blood is another example of single cell which can change its shape. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनिसेलुलर सेल ही जो है अपना शेप चेंज कर सकते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रकार के सेल पाए जाते हैं, जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी वाइट सेल जो होते हैं ये फाइटिंग इन्फेक्शन में जो होते हैं काम करते हैं। तो ये भी एक ऐसे सेल है जो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेंज द शेप, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तो इट इज़ दी WBC। प्लेटलेट हो गया, राइट। तो जैसे ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका आंसर आपको यही होगा कि WBC है जो एक सिंगल सेल है जो क्या शेप चेंज कर सकता है। बट वाइल WBC इज सेल, अमीबा इज ए फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट। देखो अमीबा और जो WBC में क्या फ़र्क है, WBC क्या है, एक सिंगल सेल है, जबकि अमीबा क्या है, एक फुल फ्लेज क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। जबकि वाइट ब्लड सेल आपको बॉडी में मिलता है, ह्यूमन बॉडी में मिलता है, राइट। आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली एनिमल्स में मिलता है। नाउ व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विद मिलियंस ऑफ सेल। Now, this figure shows different cells such as blood, muscle and nerve of human beings. The different shapes are related to this specific function. तो हर शेप जो सेल होता है वो अलग प्रकार का काम करता है, उसी के हिसाब से उसकी शेप बनती है। सो द शेप इज़ रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक फंक्शन। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेप क्यों डिफरेंट होती है, द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। हम देख सकते हैं जनरली सेल्स आर राउंड, ये जैसे गोल गोल हैं, इलोंगेटेड जैसे ये देख सकते हैं मसल सेल हो गए, एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, राइट। आप ये देख सकते हैं पॉइंटेड हैं दोनों से, बीच में सेंटर से थोड़े से गोल गोल हैं, इस तरीके से ये हैं, ये देखो दोनों साइड से पॉइंटेड हैं। सो दीज आर पॉइंटेड एंड इलोंगेटेड। नाउ सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड बोथ हैंड, जैसे कि ये मसल सेल्स हैं, दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप। ऐसी शेप को क्या हम बोलते हैं, स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप किसका कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे मस्कुलर सेल्स का। ये ओवल शेप किसके हैं, RBCs के, राइट। नाउ सम स्ट्रक्चर्स आर क्वाइट लॉन्ग, सम्स आर ब्रांचेड लाइक द नर्व सेल और अ न्यूरॉन। ये किसका स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का। न्यूरॉन किसका सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का जो है सेल है, राइट। ये बड़ा क्यों है, जैसे हमारी टेलीफोन की तारें होती हैं, एक पोल से दूसरे पोल तक तरती हैं, ठीक है, हमारा मैसेज कन्वे करती हैं। इसी तरीके से जो नर्व सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ये भी रिसीव करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं किसको, मैसेजेस को। इसलिए जो इनकी शेप जो होती है लंबी होती है। ये दिमाग से लेके जो है हमारी डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में जो है पाए जाते हैं, राइट। नाउ सो यू कैन गेट द क्वेश्चन, जो लॉन्ग ब्रांच की कौन से सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं। स्पिंडल शेप किसकी सेल होती है, शेप होती है मसल सेल्स की। स्फेरिकल किसकी शेप होती है, रेड ब्लड सेल की, राइट।
नाउ दे हेल्प इन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसी तरीके से जो न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर किसी को नर्वस डिसऑर्डर हो तो देखा उसके कभी कभी हाथ कांपते हैं, उनको चलने में कितनी तकलीफ होती है। तो आपको भगवान का शुक्र करना चाहिए, भगवान ने जो भी दिया है आप उसको जो है ग्रैटिट्यूड भगवान को ज़रूर पे करें, राइट। नाउ कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप। तो किसकी वजह से जो है सेल की शेप आती है। कंपोनेंट ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। कोई भी सेल है उसके कंपोनेंट किस में जो पाए जाएंगे, इट आर एनक्लोज्ड इन द सेल मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसी जो मेम्ब्रेन की वजह से जो किसी पर्टिकुलर सेल को शेप मिलती है, इधर इट इज़ अ शेप ऑफ द सेल ऑफ प्लांट और एनिमल। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। तो सेल वॉल है जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, प्लांट्स का एंड इन सम बैक्टीरिया, राइट। प्लांट्स में जो है आपको सेल वॉल मिलती है या बैक्टीरिया में सेल वॉल मिलती है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, देखो हम तो हमारे पास मूवमेंट ऑफ जो है लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, लेकिन प्लांट को दे हैव टू सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कंडीशन। कभी बरसात है, कभी धूप है, तो भगवान ने उनको प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल दी। हम तो मूव कर सकते हैं, बारिश हो रही है, अंदर चले जाओ, घर के अंदर चले जाओ, सो वी नेवर नीडेड अ सेल वॉल। सो सेल वॉल इज इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। जबकि जो है सेल वॉल हमारे लिविंग सेल जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हम एनिमल्स, उसमें नहीं पाई जाती। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल। तो सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है, टू गिव शेप एंड रिजिडिटी, उसको मजबूत बनाना। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर। सेल वॉल आपको प्लांट में मिलेगा या बैक्टीरिया में, राइट। सो व्हाट डज इट गिव, इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ सेल की। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, दैट इज माइक्रोमीटर और माइक्रोन, और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ सेल कितना हो सकता है, माइक्रोमीटर में भी हो सकता है और माइक्रोन में भी हो सकता है या किसी सेंटीमीटर्स में भी हो सकता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। तो बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो जो स्मॉल ही होते हैं, जिसको कि जो है बिना माइक्रोस्कोप की वजह से की मदद से नहीं देखा जा सकता। दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय माइक्रोस्कोप। तो इसलिए जो है इतनी साल छोटा साइज होगा माइक्रोन्स में या माइक्रोमीटर में, सो वी नीड अ माइक्रोस्कोप। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 1.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये जो है स्मॉलेस्ट सेल है, जो एक PPLO प्लूरोनमूना लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसको माइकोप्लाज्मा भी बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया जिसका जो है सेल जो है स्मॉलेस्ट होता है। तो लार्जेस्ट सेल की मेजरमेंट कितनी है, 170 × 130 mm इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। तो ये भी क्या है, हमारे पास सेल हैं। तो अभी हमने हैन का जो एग था वो उसको भी हमने एक सेल माना था। इसी तरीके के ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच को एग को भी हम सेल मानते हैं, सेल है, और वो क्या है, एक लार्जेस्ट सेल है। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज़ द इन बैक्टीरिया, जिसको हम यू बैक्टीरिया बोलते हैं या माइको बैक्टीरिया बोलते हैं। सो दैट इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, जिसको हम PPLO अभी मैंने आपको बताया, प्लूरोनमूना लाइक ऑर्गेनिज्म। नाउ अब जो है एक्टिविटीज़ में क्या कहते हैं कि बॉयल हैन एग। तो आप एक एग को उबाल लें, रिमूव द शेल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अ वाइट मटेरियल सराउंड द येलो पार्ट। तो बीच में जो होता है येलो पार्ट होता है और बाहर क्या होता है, वाइट पार्ट होता है। वाइट मटेरियल इज़ द एल्ब्यूमिन विच सॉलिडिफाइड ऑन बॉयलिंग। तो जो वाइट मटेरियल होता है वो क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है, जो कि सॉलिडिफाई होता है। तो येलो पार्ट क्या होता है, योक होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सिंगल सेल। यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो इससे बात ये हुई कि कुछ सेल्स जो होते हैं माइक्रोस्कोप की साइड देखने पड़ते हैं, जिनका सेल बहुत स्मॉल होता है, कुछ को जो है बिना माइक्रोस्कोप के देखा जा सकता है। सो दे आर कॉल्ड एज द लाइक दे आर बिग सेल। और द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल इन अ रैट। क्या जो सेल्स एलिफेंट में पाए जाते हैं क्या वो बड़े होते हैं रैट से? नहीं। इसका मतलब ये है द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। तो साइज ऑफ द सेल का कोई रिलेशन नहीं, चाहे वो सेल हाथी का हो, चाहे वो कीड़ी का हो, ठीक है, चींटी का हो, उनसे कोई मतलब नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन
द एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोज ऑफ इन रैट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो एलिफेंट में जो सेल होंगे वो बड़े होंगे एज़ कम्पेयर टू रैट या एंट। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो साइज़ होगा किसके ऊपर डिपेंड करता है, फंक्शन। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। साइज इज़ रिलेटेड टू दी फंक्शन। जितना कॉम्प्लिकेटेड उसका फंक्शन होगा उसी के हिसाब से उसका सेल का साइज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच। अभी हमने देखा जो नर्वस सेल होता है वो इतना बड़ा होता है, सो इट कैन रन इन मीटर्स। तो जो है चाहे ये नर्व सेल हाथी का हो, ईदर इट इज़ एन एलिफेंट, चाहे वो चूहे का हो, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। उनका फंक्शन सेम होगा। क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है किसको, मैसेजेस को। नर्वस सेल का यही फंक्शन है। तो चाहे वो सेल हाथी का है, चाहे वो चींटी का, चाहे कीड़ी का, जो चाहे चूहे का, तो वो एक ही तरह का परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन। ना ही तो जो सेल है किसी की बॉडी के साइज़ के ऊपर निर्भर करता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड विल डिस्कस सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन in the next video. Till then you stay tuned and thank you so much for watching.